हमने कहा कि संधि विच्छेद के आधार पर यदि इसे दो भागों में, दो शब्दों में तोड़ा जाए तो अगर आप देखेंगे तो प्रोनाउन जो है वो प्रो प्लस नाउन में डिवाइड होता है। आप अपनी कॉपी में नोट्स में देखिएगा, मैं बोलता जाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन एडवांस। किसका एडवांस? नाउन का एडवांस फॉर्म होता है प्रोनाउन। कैसे एडवांस है? क्योंकि नाउन किसी चीज का नाम होता है, लेकिन ये बिना नाम लिए ही चीजों को इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है, उसे आप कहते हैं प्रोनाउन। मैंने आपको बताया जहां जहां नाउन आता है वहां वहां प्रोनाउन आता है। नाउन कहां कहां आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। तो प्रोनाउन कहां कहां आएगा? सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। दो ही जगह है जहां पर नाउन आता है, तो वही दो जगह वहां पर प्रोनाउन आएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन है, कभी भी अगर आपको, हाँ, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डिक्रीज द रिपीटेशन। यानी नाउन यदि बार बार रिपीट हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखें कि वो उसको कम कर देता है, रिपीटेशन जो है वो कम कर देता है। प्रोनाउन को जब कभी भी आपको पढ़ना हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोनाउन को पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? केसेस की। केस जो होते हैं वो कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से केस होते हैं? नॉमिनेटिव को पहला सब्जेक्टिव भी कहते हैं, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पॉसेसिव। मैंने आपको याद करवाया था सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव क्या होता है। पहले आई, उसके बगल में क्या आता है? उसके नीचे क्या आता है? उसके बगल में, उसके नीचे, उसके बगल में। ये हमेशा नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्टिव प्लेस पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, जो कि होता है अपना मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। क्लियर ये चीज? उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉसेसिव केस, जो पोजीशन शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इस तरीके के अर्थ में इसका इस्तेमाल करना है। इसमें दो तरीके के होते हैं, लेकिन हमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन शायद मैंने दोनों लिखवाए थे ना आप लोगों को, दोनों। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स, यानी प्रकार। प्रकार जो होते हैं वो मैंने आपको 9 बताए थे, है ना। क्योंकि दो प्रकार जो हैं वो, वैसे तो आपको कुछ किताबों में आपको 10 दिखेंगे, लेकिन हमने दो को एक ही कर दिया, एक रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को दोनों को एक कर दिया। वो दोनों अलग अलग है। पहला मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमेशा आपको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन में हमेशा पढ़ना है केसेस के बारे में। तो हमारे जो तीन केस होते हैं प्रोनाउन के, कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉसेसिव। तो तीनों केसेस के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसे क्यों कहते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको 9 प्रकार का। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं, लिखेंगे क्योंकि, लेकिन रिकॉल कर रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउन इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्सनली इंडिकेट करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज को। स्पेसिफिक यानी अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई, आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो यू। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर कोई लड़का है वहां ही, अगर बहुत सारे लोग हैं तो वहां दे। बात समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए इसे पर्सनल कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं। क्लियर है? चाहे वो बहुत सारे हो या फिर कोई एक हो। पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बताने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमें पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, पर्सनली चीजों को जानते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड कौन सा टाइप था आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोनाउन ऑलरेडी हम लोग किस में पढ़ेंगे? ये पर्सनल में। लेकिन फिर भी इसको अलग से लिखा, इट्स ओके। लेकिन आप ध्यान रखना, पॉजिटिव केस क्यों बनाया, क्या कारण पड़ गया? तो जब आपको अपनी चीज का अधिकार किसी व्यक्ति को बताना है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, इस तरीके के अधिकार बताने के लिए हमें एक नए प्रोनाउन मिले जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमो देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चार होते हैं, एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज, एक होता है दोस। ये डेमोन्स्ट्रेटिव अगर आप देखें ना, तो डेमो देने के लिए, डेमो देने के लिए मतलब किसी चीज पे आप इंगित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ये वो, ये वो। ये और वो के लिए आपको इस्तेमाल करने हैं चार। अगर कोई चीज एक मेरे पास है तो दिस, लेकिन पास है। अगर वही चीज मेरे से दूर है तो दैट। और यही चीज अगर मान लीजिए मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो। इंग्लिश में आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में यदि कोई चीज एक से ज्यादा यानी दो हो, या दो तीन चार पांच हो, या बहुत सारी हो, वो प्लूरल में कंसिडर कर ली जाती है। अगर बहुत सारी चीज मेरे पास हो तो दीज, और ये दूर है तो दोस। अंडरस्टूड? उसके बाद कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनका इस्तेमाल आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने के लिए। और जो मैंने आपको 6 बताए थे, कौन कौन से थे? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, नन। तो ये हमारे जो थे वो कितने? 6। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? भाई सोचा गया कि भाई जब हम चीजों को बांटेंगे लोगों में,
किस आधार पर? तो उन्होंने फिर जब इसको देखा तो समझ में आया कि भाई बांटने के आधार पर ये 6 प्रकार बने और 6 प्रकार किस तरीके से काम करेंगे वो सब चीजें आपको बताई गई। वो मैंने आपको बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट यानी विभाग, आप बांटेंगे चीजों को उसके लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो देते हैं, ये वो सब चीज बताऊंगा। उसके पहले हमने जो पढ़ा पॉसेसिव, पॉसेसिव अधिकार के लिए, और पर्सनल पर्टिकुलर चीजें उसमें पता चलती है। पर्सनल का मतलब है चीजें उसमें हमें पता चलती हैं कि हम पर्टिकुलर किसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे हों या फिर कोई एक हो, नाम के आधार पर समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह या बहुत सारी सोशल मीडिया होती है, इसमें आपने देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं कि नहीं होते हैं? यानी म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब होता है पारस्परिक। चलो उसको छोड़ते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि कोई एक कॉमन चीज दो लोगों के बीच में हो, किसी भी चीज में। जब हम छोटे थे लंच शेयर करते थे, लंच शेयर करते थे तो वो दो लोग भी करते थे और दो से ज्यादा भी करते थे। जब दो लोगों के लिए करते हैं तो ईच अदर आता है, दो से ज्यादा के बीच में होता है तो वन अनदर आता है। सिर्फ दो ही रेसिप्रोकल है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे में कोई ना कोई चीजें होना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे को मारा, दो लोग थे तो ईच अदर। उन सब ने एक दूसरे को मारा, बहुत सारे थे। उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, बहुत सारे थे, वन अनदर। उन दोनों ने एक दूसरे को पढ़ाया, ईच अदर। तो दो के बीच में अगर कोई कॉमन रिलेशन बताया जा रहा है, कॉमन रिलेशन समझना, म्यूचुअल रिलेशन यानी कॉमन रिलेशन, पारस्परिक संबंध कहते हैं इसे। तो कॉमन रिलेशन बताने के लिए किसका कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं? ईच अदर। और अगर एक से दो से ज्यादा हो तो वन अनदर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक मैंने दोनों एक ही कर दिए थे। रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। आप ये बोलते हैं ये खुद मैंने किया, आप उसे अपने आप में जोर देते हैं, ये उसके वजह से, के वजह से हुआ, मेरे वजह से नहीं। तो आप किसी व्यक्ति पर जोर देते हैं ना, वो आपके रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? सेल्फ वाले, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, ये होते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो उसके बाद नेक्स्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सबसे पहले, इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं वो इंटरोगेटिव। लेकिन ये दिखते कैसे हैं दोस्त? दिखने में जितने भी आपके डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स यानी ऐसे परिवार के शब्द जिनके शब्द जो हैं डब्ल्यू या फिर ऐसे शुरू होते हैं, और वो शब्द केवल कौन से? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, इस तरीके के शब्द, वो आपके डब्ल्यूएच फैमिली यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और इनडेफिनाइट प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें हमको किसी के बारे में पता नहीं चलता कि हम बात किसकी कर रहे हैं। किसी ने पर्स चोरी कर लिया, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, अब किया तो किसी व्यक्ति नहीं है लेकिन वो कौन है मैं जानता नहीं। और इनडेफिनाइट प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन दोनों के इनवर्ट हैं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में मुझे पता होता है मैं किस व्यक्ति या किस समूह की बात कर रहा हूं, लेकिन इनडेफिनाइट में पता नहीं चलता कि ये किया किसने। ठीक है? ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस। एक वाक्य आगे होगा, एक वाक्य बीच में पीछे होगा, उसके बीच में बताने वाले शब्द ये रिलेशन बताएं। आपने देखा होगा दो पक्ष होते हैं, वधु एक वर। इनमें कॉमन होता है व्यक्ति जो वधु पक्ष को भी जानता है, वर पक्ष को भी जानता है। वर पक्ष के यहाँ आके कहता है वधु पक्ष लड़की बहुत अच्छी है, और लड़की के यहाँ पर जाके कहता है कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, और बाद में क्या कर देता है? पैचअप करवा देता है। क्लियर है? पैचअप का मतलब ये नहीं होता, पैचअप का मतलब होता है संबंध कराना। ठीक है? चलो और कुछ? इतना ही है? अरे एक और कौन सा? हो गए? चलो, तो ये हमने किए थे। अब हम लिखना शुरू करें। एक एक हमने बारीकी से समझा, इससे बारीकी और करेंगे। चलो नंबर 1 डालेंगे। लिखो, लिखना है भाई। पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे। डिक्टेट करें? ठीक है। पहले इंग्लिश फिर हिंदी, और जिसको दोनों भाषा में लिखना है वो दोनों भाषा में लिखेगा। पहले इंग्लिश बोल रहा हूं। दिस प्रोनाउन
ये दिस का मतलब यहां पर इस प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोनाउन is used this pronoun is used to show this pronoun is used to show is used to show specific specific or individual specific or individual specific और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से यहां पर मतलब है आप, मैं, यानी सजीव, लिविंग बीइंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, हर चीज है। क्लियर है, समझ जाओगे पक्का ना, नहीं तो प्लेस पर्सन और थिंग लिखवाऊं चलेगा, ठीक, क्योंकि हमने नाउन में ये पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट यानी विजिबल इनविजिबल हर प्रकार की चीजें। हिंदी में लिखिएगा, यह प्रोनाउन यह प्रोनाउन यह प्रोनाउन किसी विशेष और किसी विशेष और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह प्रोनाउन, एक सेकंड, यह प्रोनाउन किसी विशेष और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ना, उपयोग कहाँ लिखेंगे, इस प्रोनाउन का उपयोग कर लेना आगे, यहां की जगह इस प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे केसेस आर, समझ आऊंगा, पर्सनल प्रोनाउंस लिखिए, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ केस। पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन, पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन केस के आधार पर किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन केस के आधार पर किया जाता है। नंबर 1 नॉमिनेटिव, जिसे सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ये लिखवाया है, अगर स्पेलिंग ना है फिर भी पूछ लेना दोस्त, हाँ, गलत नहीं लिखना। सब्जेक्टिव लिख लीजिए स्लैश मार के, नॉमिनेटिव भी लिख लीजिए। दूसरा लिखिए ऑब्जेक्टिव, तीसरा लिखिए पॉजिटिव, तीसरा लिखिए पॉजिटिव। किसी को समस्या आए तो मुझे बता देना, तो मैं फिर भैया लिखूं, है ना, चलेगा, लेकिन गलत नहीं लिखना। लिख लिए, 3 केसेस के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। तो नॉमिनेटिव के बगल में एरो मार्कर लिखिएगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट यूजेस इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, हिंदी में लिखेंगे इसका उपयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं तो लिख कर दूं, क्या बोल रहे हो, बोलो, देख लो भाई। जो आपका नॉमिनेटिव है, वैसे तो मैं ये पहले बता चुका हूं आपको, जो नॉमिनेटिव है इसी को आप क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। आपको ऐसे करके लिखना है, यहाँ एरो मारिए और लिखिएगा इट इट यूजेस इट यूजेस इट इज यूज्ड, लिखिए इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट।
इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा अपना कौन सा है? दूसरा है अपना ऑब्जेक्टिव केस। देख देख के लिख लीजिए भाई। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कहां किया जाता है? इट इज यूज्ड, हिंदी में लिखेंगे इसका उपयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। दूसरे वाले का लिखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका पॉसेसिव केस है। वैसे ही अलग से ही बता दिया लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ना। ये जो पॉसेसिव केस है इसमें जो इसका विशेष रूप मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पॉसेसिव केस में एक्सप्लेन करूंगा। रीजन है क्योंकि दो तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जब हमने पॉसेसिव केस अलग से लिखा ही है फिर अलग से विशेष तौर पर पढ़ेंगे। और यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं सब, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, सीखते हुए चलना। चीजों को मैं बहुत बारीकी से कहाँ कहाँ एरर आएंगे, कहाँ कहाँ एरर दे सकता है, कहाँ कहाँ संभावनाएं, किससे प्रश्न बन सकते हैं किससे नहीं, ये सब बातें करेंगे हम। इसीलिए ध्यान देना, जहां मैंने बताया कि भाई यहाँ एरर आने के चांसेस है और एरर देने के दूसरे चांसेस क्या है, चांसेस बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं वैसे ही दे, चांसेस है। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? तो पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष स्थान के बारे में या किसी समूह के बारे में आप बात करते हैं। और इनको पढ़ने के लिए आपको केसेस पढ़ने होते हैं। केस जो होते हैं वो तीन होते हैं। क्षमा चाहूंगा, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा जो होता है, क्लियर है ये चीज? ठीक। अब ना इनके रूल लिखना शुरू करेंगे हम। और रूल हम ऐसे कुछ लिखने नहीं वाले हैं कि ये ऐसे वो ऐसे फलाना ऐसा ढिमकाना, ना ना, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चल रहे हैं। अब ध्यान देना, क्लियर है भाई? चलो मेरे साथ साथ ही लिखते चलना। तो आप लोगों को मैं लिख के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे वीक हैं। आप मेरी तरह भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से लिखें। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन रूल नंबर 1 क्या कहता है? अच्छा मैं लिखता ही हूँ पॉइंट। रूल नंबर 1 ये कहता है, जो हमने लिख चुके हैं ऑलरेडी लेकिन लिख लो, कि जो आपके नॉमिनेटिव केस होते हैं, लिखते चलेंगे साथ, नॉमिनेटिव केस। अच्छा नॉमिनेटिव केस का एक और नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस, है ना? तो ठीक, सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है? यूज इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ किस स्थान पर इस्तेमाल होता है भाई? सब्जेक्टिव, जो सेंटेंस में सबसे आगे आता है। अच्छा मुझे ऐसी जरूरत तो नहीं है कि सब्जेक्टिव केस के वो आई वी यू ही शीट लिखने की जरूरत है, चलेगा ना? ओके। सेकेंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2, जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आपका इस्तेमाल होता है कहां पर? यूज इन प्लेस ऑफ, यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट में, जो कि कहां? सेंटेंस में सबसे आखिरी में आता है। ओके। लिखो लिखो लिखो। पॉसेसिव को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, पॉसेसिव जब हमने अलग से लिखा है तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अपन। तो दो चीज समझ में आ गई। नॉमिनेटिव केस के जो टेबल हमने पढ़ी थी, आई वी यू ही शी इट और दे, ये कहां लगते हैं? सब्जेक्ट। अब मैं इसको समरी करके दे रहा हूं। समरी कैसे, पहले भी बता चुका हूं लेकिन लिख लो। स्ट्रक्चर के आधार पर देखो भाई कैसे लगेगी। तो सर ऐसी होगी।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले जैसे आप सभी को पता है क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लिखो, मैंने आपको ये बहुत पहले भी बताया था और एक बार और देख लो। जो हम केस की बात कर रहे हैं ना दोस्त, तो जो सब्जेक्ट में आने वाला जो केस है ना, वो आएगा बेटा नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट की जगह, क्षमा चाहूंगा। और जो ऑब्जेक्ट में आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस, जो कि आएगा लास्ट में। और आपके लिए एक चीज और, आपके जो ये है वो ऐसे दिखते हैं। लिखते चलो प्लीज, स्पीड में लिखना, लेकिन हमें समझना बहुत कुछ है। आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का हमेशा यू ही रहता है, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का इट ही रहता है, और दे का बनता है द। ओए राम। हम्म, जो नॉमिनेटिव होता है वो यहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उसमें होता है। लिखिएगा प्लीज। हो गया सभी का? एक बार ध्यान से समझना, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस ये वाले होते हैं, ये हमेशा आगे आते हैं। जिसको समझ में ना आया हो वो भी ध्यान रखना, ये चीज हमेशा आगे आती है, वो चीज हमेशा पीछे आती है। थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दिमाग देना इस चीज पे, ठीक है? तो ये ध्यान रखोगे। ऑब्जेक्टिव केस अगर मैं कहूँ तो मी अस यू हिम हर इट देम। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस आई वी यू ही शी इट और। ध्यान रखोगे, पॉजिटिव स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आप तो नहीं लिखते चलना क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो। रूल नंबर 3 से सुनना ध्यान से, फिर उसके बाद लिखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी ना आपको ये वर्ड दिख जाए, लेट, बड़ा प्यारा शब्द है, इसको एक ही चीज से लगा हुआ है। ये बोलता है कि मेरे साथ हमेशा कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। हमेशा लेट के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा कौन होता है दोस्त, ऑब्जेक्ट होता है। यानी लेट आपको सेंटेंस में आगे दिखे, पीछे दिखे, बीच में दिखे, लेट के बाद जो आने वाला वर्ड है वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आप ध्यान दो कि जो ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट में कौन आएगा फिर, मी, है ना? आपको वो क्या करेंगे, लेट के बाद आई दे देंगे, जो कि लेट के बाद आई नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद आता कौन है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के ये पसंद करता है वो, ना कि ये। अगर मान लीजिए उसने बोल दिया कि लेट दे, लेट दे, तो दे कहाँ आता है भाई,
नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस कहाँ आता है? सब्जेक्ट में। लेकिन दे का क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है सभी को ये? चलो, तो ये ऑब्जेक्टिव केस कैसे दिखते हैं भाई, मैंने आपको बताया, फिर भी लिखना है तो लिख लो। जैसे कि मी हो गया, अस, लिखते चलो। यू का तो यू ही रहेगा, उसके बाद हिम, हर, इट और देम। इसमें एम वाले ज्यादा है, ध्यान रखना। चलो, ऐसे। तो ये जो है, ये जितनी भी हैं वो सब क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। चलो भाई, अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर लेट दे, सही कौन सा होगा? लेट देम होगा। ये सभी को क्लियर है? यहाँ पर दे नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? them। मान लीजिए कहीं अगर ऐसा लिखा होता कि लेट के बाद लिखा होता है यहाँ पर आए, तो लेट के बाद आए आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ आएगा मी, ये हटकर आएगा यहाँ। सो समझूं कि आपको समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? चलो, तो 3 रूल पकड़ लिए हमने। कौन कौन से? सब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस, लेट वाक्य में शुरू में आए, लास्ट में आए, बीच में आए। लेट कहीं भी आए, पूरी इंग्लिश में कहीं भी आए, आपने हमेशा ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा कौन आता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट आता है यानी ऑब्जेक्टिव केस, और वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है वो देखो। नेक्स्ट रूल है, बहुत मोटा है। देखो, इसको समझना फिर लिखना। यदि वाक्य की शुरुआत किससे हो, सुनना, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, किससे? तो समझना, इससे। यदि वाक्य की शुरुआत में आपको दिख जाए इट इज, या फिर दिख जाए इट वॉज, तो इसके बाद हमेशा, जैसा आप सोचते हैं, कौन आएगा? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट में आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद कौन आएगा? नहीं, ये गलत हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा कभी। तो वाक्य की शुरुआत में यदि आपको इट इज या इट वॉज दिख जाए, समझना, आराम से समझना, वाक्य की शुरुआत किससे हो? इट इज या फिर इट वॉज, इन दो से ही होगी। तो ना इसके बाद वैसे हमें ये लगता है कि ये तो इट जो आ गया वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट के बाद आती हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आई तो ऑब्जेक्ट। मान लो अगर ऐसा उसने कुछ किया तो हम सोचें, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पर ये गलत है। सही क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहां से ना सेंटेंस शुरू होता है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा पार्ट है। यहां से सेंटेंस शुरू हुआ तो ये सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यदि जरूरत पड़ी तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, जरूरत पड़ी तो मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा, ये सेंटेंस इससे शुरू होने का मतलब क्या है? इससे शुरू होने का मतलब है कि ये इस सेंटेंस में करना क्या चाहते हैं, इस सेंटेंस में ये इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं, क्या करते हैं? ये पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट या पॉइंट आउट। ये क्या होता है? तो इंडिकेट और पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करते हैं, तब जाके इसका इस्तेमाल करते हैं। इशारा का मतलब देखो, मान लीजिए मैं यहाँ आना चाहता था, मुझे नहीं पता, आपने मुझे बुलाया, किसी किसी जगह कोई काम था, आपने मुझे डेस्टिनेशन पे बुलाया, मैं वहां पहुंचा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। यहाँ का एक बच्चा था जिसने मुझे वहां बाहर गलत एड्रेस बता दिया, और मुझे वो यहाँ मिल गया, तो मैं क्या करूंगा? भाई यही लड़का था जिसने मुझे गलत एड्रेस बताया, तो मैं कहूंगा इट इज अ बॉय, या इट इज ही। हिम नहीं कहूंगा, इट इज हिम नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? इट इज ही हु टोल्ड मी द रॉन्ग एड्रेस। अंडरस्टूड? सो यहां पर क्या आएगा? ही आएगा, ना कि हिम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, इट इज और इट वॉज से यदि वाक्य शुरू होता है
तो वो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका मतलब है वो इशारा इंगित कर रहा है वो किसी की तरफ। क्लियर है? सेंटेंस यदि इससे शुरू होता है तो वो क्या कर रहा है, किसी को इशारा कर रहा है कि भाई ये वही लड़का है जिसने पर्स मारा मेरा, ये वही लड़की है जिसने बदतमीजी की। समझ पा रहे हैं? इशारा। सो इट इज और इट वाज से वाक्य शुरू होगा तो जस्ट उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कौन आएगा, सब्जेक्ट। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इशारा करने के लिए, किसी तरफ इंगित करने के लिए। क्लियर है दोस्त? लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। हो गया? थोड़ा सा जल्दी करें। अब हो गया? ओके, नेक्स्ट। मैं पॉइंट भूल गया, फोर्थ, 4 हुए। ठीक। अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, समझो। हम्म, देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सेंटेंस का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, अगर पूरा हो तो हमारा क्या होगा, उसके बाद आती है, सभी को बोलना है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आती है, अच्छा मेन वर्ब के बाद दो चीजें आने की संभावना है, एक तो प्रोनाउन या फिर एक ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन कभी कभी आता है लेकिन यहाँ जरूरत है तो इसे हम ले लेते हैं, ओके। उसके बाद प्रो मतलब समझ पा रहे हैं ना, प्रो मतलब प्रोनाउन, और उसके बाद आएगा अपना क्या। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये थी कि जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसी कौन होती है, हेल्पिंग वर्ब, वैसी वैसा ही। बस यहाँ एक रूल इसमें इंप्लीमेंट होगा, समझना बहुत प्यारा है, आता भी है। और वो ये है कि आपको सेंटेंस में कभी भी, सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर वन शब्द आता हुआ दिखे। कौन सा शब्द, वन। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको और कहीं कुछ नहीं देखना है, जो ये प्रोनाउन की जगह होगी ना, यहां पर हमेशा वंस आना चाहिए, ऐसा हमेशा। वन कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब ऐसा क्यों, समझो। आपने इससे पहले पढ़ा होगा ऐसा कि यहां पर ही आया है तो यहां हिज आया है, समझ पा रहे हैं ना, यहां शी आता है तो यहां हर आता है, तो ये तो इनके हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं एग्जैक्टली exactly। लेकिन वन क्या कहता है कि मुझे कोई से भी रूप को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आया हूं वन या सब्जेक्ट की जगह पर कौन आया है, वन, तो हमेशा मैं अपने आप को रिपीट करूंगा। वन अपने आप को रिपीट करता है, यदि एक बार वो वाक्य की शुरुआत में आ गया तो वो हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, फिर और किसी को नहीं लेता। जैसे ही हिज को ले रहा है, देखो, ही हिज को लेता है, शी हर को लेता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये बोलता मैं खुद ही अपने आप का इस्तेमाल करूंगा। सो वन वंस का इस्तेमाल करता है, अंडरस्टूड। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है ना। दूसरी चीज और ये, अच्छा वन का मतलब क्या होता है सर, तो देखो, वन
का मतलब होता है, जब ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है जब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वन का मतलब होता है कोई भी या सभी। अच्छा, ये क्या होता है, ये इनडेफिनाइट होता है। इनडेफिनाइट यानी पता नहीं होता आप किसके बारे में कह रहे हैं। जैसे एक और होता है, जैसे अनसर्टेन मतलब है इसके, हर एक। तो ना हर एक को यार समझदारी से चलना चाहिए, हर एक को अपने वादे निभाने चाहिए, किसी को किसी का वादा नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को, हर एक को। ये वर्ड कौन है इंग्लिश में, वन है। समझ में आया? आपको बस इतना ध्यान रखना है, यदि वाक्य की शुरुआत वन से हो तो अपने आप को रिपीट कौन करेगा, वन ही करेगा और कोई नहीं। आपको एरर कैसे देगा, यहाँ हिज दे देगा, हर दे देगा, इट्स दे देगा, लेकिन वन हमें ध्यान रखना है कि वन हमेशा वंस ही लेगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? इससे पहले के जो रूल थे वो भी ध्यान रखना। वो क्या रूल था भाई, सेंटेंस की शुरुआत यदि इट इज और इट वाज से होती है तो हमेशा ध्यान रखें उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे हिम आ गया तो ही आना चाहिए। पॉइंट आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट के बाद कौन आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आने चाहिए। उसके पहले केसेस के बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर ये चीज? चलो नेक्स्ट। अच्छा ये लिखा नहीं, लिखो। थोड़ा सा जल्दी लिखना। हो गया। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, सुनो। कोई भी सेंटेंस में आपको कुछ इस तरह का अगर शब्द दिखे, एज, डैश, एज, या फिर आपको ऐसा दिख जाए, या फिर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, एज, सो डैश एज, सो डैश एज। एग्जैक्टली होता क्या है, ये रूल बता क्यों रहा हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना इसके बाद या इसके बाद जो आता है ना, वैसे तो हमें लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ हमेशा आता है सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो बीच में आता है ना, वो आता है आपका एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ एडजेक्टिव जो आता है ना, वो पॉजिटिव डिग्री, ये आप अभी समझ नहीं पाओगे, इसीलिए इस चीज को समझो कि इसके बाद आने वाला हमेशा कौन होता है, सब्जेक्ट। और ये इस तरीके की चीजें ना वाक्य के एंड में ज्यादा यूज होती है, तो आपको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट आएगा। ये वाक्य के एंड में इस्तेमाल होता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप चिंता नहीं करना। लेकिन समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पक्का ना? ठीक। अच्छा, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है, देखो इसका हिंदी होता है उतना, जो बीच में लिखा है वो, और जितना। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर, उतना जितना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तो ध्यान रखना, एज फास्ट एज, उतना तेज जितना, ऐसा। अगर मैं कहूं एज हाई एज, उतना ऊंचा जितना। अगर मैं कहता हूं एज डीप एज, उतना गहरा जितना।
ये हम लगाते क्यों हैं? ये हम बताते हैं किसी की तरह बताने के लिए कि ये, जैसे हम बोलते हैं ना, वो जो लड़की है वो उतनी लंबी है जितनी उसकी माँ है, तो इन दोनों की बराबरी हम बता रहे हैं, समानता बता रहे हैं। ये जो एज डैश एज है ना, हम ये समानता बताने के लिए करते हैं। ये चीजें याद रखना, बहुत ही ज्यादा बेसिक बता रहा हूँ, आप समझ में आ रही है? तो ये कब लगाया जाता है? जब आप किसी की तरह किसी को बता रहे हैं। बोलते ना यार तुम तो बिल्कुल पिताजी की तरह दिखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, है ना? तो वैसे यार तुम उतने ही कद काठी में उतने ही अच्छे हो जितने आपके पिताजी हैं। एग्जैक्टली उतना जितना, उतना जितना। उसके बाद हमेशा कौन आता है? ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वाक्य के एंड में दिखता है। ये बार बार कह रहा हूं, किस में दिखता है? एंड में। अंडरस्टूड? ठीक, ये लिख लेना। एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री का होता है, आप नहीं समझ पाएंगे अभी तो इसलिए छोड़ दो, इस बात को छोड़ देना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मी आएगा या आय आएगा? गुड, आय आएगा। अगर किसी को ना पता हो तो वो सब्जेक्टिव केस अगर देख लेना। यहाँ पर दैम आएगा या दे आएगा? वेरी गुड। यहाँ ही आएगा कि हिम आएगा? वेल डन, लिखो। चलो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, एग्जाम्पल आप लोग चाहे थोड़े से वो हो जाते हैं, दिक्कत में पड़ जाते हैं, इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, ये अभी 6 रूल्स हैं, 6 के अलावा और भी हैं, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट थे इसीलिए मैंने आपको बताया। दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं कर पाओ तो एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं आपको। ये जो होता है ना, मैंने कहा कि इसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये तो आप समझदार हैं ही। हमेशा ध्यान रखना, इसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है ना, इसका अगर मैं उसे बनाऊं, क्योंकि कभी कभी चेंज होता है इसीलिए मैंने नहीं बताया, रैंडमली बताया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको मैं मिटा दूं ना, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो होगा, आप चाहे तो रियल स्ट्रक्चर करके या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर करके हेड वहां पर लिख लेना, स्पेस हो तो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हु। ठीक है, क्या आएगा? हु। या फिर आ सकता है यहाँ पर विच, और इसके बाद आएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब आई सो ठीक, और उसके बाद आएगी आपकी अगर आई सो आई। अच्छा, ये बताने का रीजन क्या है, सुनना मेरी बात। जो आप यहाँ जान रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर इसमें कहाँ कहाँ आ सकते हैं? 2 जगह, समझना फिर लिखना। इधर देखो, एक एरर तो वो यहाँ देगा कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट दे देगा। दूसरा जो एरर स्पॉट करने का जो जगह है वो है आपकी ये। अब आप सोचेंगे यहाँ क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी। अगर यहाँ ही लिखा है, आर आएगा कि इज आएगा? सुनना, यहाँ वी लिखा है, यहाँ आई लिखा है, तो एम आएगा। और ये सबसे बड़ा एरर है, समझ पा रहे हैं? हम वहां पर आर लगा एम लगाते ही नहीं है, क्योंकि हु इज से मैच कर लेते हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली हु एम आएगा। अंडरस्टूड? सो 2 जगह एरर यहाँ मिलेंगे। कहाँ कहाँ? एक तो आपको ये देखना है कि यदि सेंटेंस इससे शुरुआत हो रहा है तो इसके बाद हमें ये देखना है कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं आना। क्लियर है? अगर यहाँ बहुत सारे लोग हुए तो प्लूरल आएगा, ये हुआ तो सिंगुलर। डन है? चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखना आप। अभी इतने रूल के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उसके बाद इसके आगे भी है। ठीक है, या एक साथ पढ़ने हैं पूरे? एक साथ पढ़ना है, एग्जाम्पल फिर साथ में कर लोगे, या पहले इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर एक एक रूल, क्योंकि वो थोड़े से अलग हैं। एग्जाम्पल करवा दूं?
ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। लिखो एग्जाम्पल, साथ साथ लिखते चलना, दो शब्द छोड़कर लिखना, हाँ? नहीं तो बिल्कुल ही वो गलत हो जाए और फिर। एग्जाम्पल नंबर 1, लिखेंगे यू एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। नंबर 2, आई डोंट लाइक ही। नंबर 3, सही ढूंढना है आपको। जो ये लेट से शुरू होते हैं ना, इनका हिंदी क्या होता है? लेट का इस्तेमाल होता है किसी चीज से परमिट करने के लिए, किसी व्यक्ति से कर रहे, परमिशन ले रहे हैं, भाई ये करने दो, वो करने दो, हिंदी में ही होता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी टू स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हर टॉक, उसे बात करने दो। मतलब कोई व्यक्ति जो उसे रोक रहा है, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं कि उसे जाने दो यार, करने दो। इस सेंस में इसका हिंदी होता है। There are 8 examples in which some errors you have to find out and correct them. Okay.
जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर आरआर कब ढूंढोगे, फिर कब करोगे, एंड ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट। देखो आप लोगों को स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए अब मैंने लिखना शुरू कर दिया, इससे आप लोग साफ साफ लिखें, देखें, समझें, आपके सामने चीजें सॉल्व करो। चीजों को बहुत बेसिक लेवल से समझाया, जिससे आपको चीजें लिंक हो सके, डे टू डे लाइफ में भी समझ में आ सके। अब और क्या चाहते हो बता दो। अब एक ही चीज बचती है भाई आप लोगों के इसमें, मैं आपकी कॉपी में भी लिख के दे दूं, अब यही बचा है ना। और एक एक नियम मैंने समझाया, अच्छा ये आती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, स्पॉट करना है आपको, डैम श्योर आएगा। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ना तो वो ना आए, आएगा, बाहर नहीं जाने वाला। अभी जो एक्स्ट्रा हैं अभी उनको भी समझना है। लिख लिया भाई सभी ने। एरर हो गए, सॉल्व कर लिया, करो, मुझे मत देखो। हो गया, चलो करो, चलो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ टाइम, तो 4 हो गया, 6 तक 2 मिनट और, आराम से करो। इतने में तो आप आग लगा दोगे दुनिया में। आग लगाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक तिल्ली, बस वही। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा समय, दे दिया, करो। उम्मीद करता हूँ सभी करेंगे, सभी से बनना भी चाहिए।
चलो भाई चेक करते हैं, इतना तो टेस्ट में समय नहीं देता जितना एग्जाम्पल में मिल रहा है। यू एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। कभी भी समझना, सब्जेक्ट को अगर फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है सेंटेंस में, आप ना हेल्पिंग वर्ब ढूंढा करो। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना बड़ा आसान, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वाज, वर, विल, शैल वगैरह ये सब। अगर ये दिख जाए, इसके जस्ट पहले वाले जितना भी लंबा क्यों ना वो पूरा सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। so, यहाँ क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना। आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले कौन आता है, मेन वर्ब। आ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस है। अच्छा आपको पता है यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, मतलब यहाँ तो कोई गलती नहीं। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिएगा, मी आता है ऑब्जेक्ट में और यहाँ आ गया सब्जेक्ट की जगह। यहाँ क्या आना चाहिए, मुस्कान कुछ अटपटा चटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आई के साथ एम आना चाहिए है ना। गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, प्लूरल हो गए ना। नहीं मैं कह रहा हूँ ये भी लग रहा होगा कुछ गड़बड़ लग रहा है, पहले सही था अब गलत है। आई के बाद एम आना चाहिए कि आर आना चाहिए, आर ठीक है। हाँ तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना, ऐसा तो नहीं लग रहा आई के बाद एम आता। चल उसके बाद दूसरा, ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखो भाई, ठीक दूसरा देखो, आई डोंट लाइक, आई किस प्लेस पर है, सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट आता है, पीछे कौन आता है भाई, ऑब्जेक्ट। और ही जो लिखा है वो कौन से केस का है, ही जो लिखा है वो कौन से केस का है। गुड़िया ध्यान दो, नीचे नहीं यहाँ देखना, आप सबको यहाँ देखना है भाई, ठीक है, सब पे निगाहें हैं मेरी, रियली कह रहा हूँ मजाक नहीं। यहाँ क्या आएगा, ही आएगा कि हिम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा केस आता है और ये कौन सा केस लगा है, तो हिम सही है। आया आपको, नहीं थोड़ा थोड़ा अभी भी थोड़ा थोड़ा, देखो यार मैं पूरा पूरा पढ़ाता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो लेट से रिलेटेड क्या पढ़ा था हमने, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस, सो दे जो है वो कौन सा केस है, तो यहां पर दे आएगा क्या, दैम आएगा, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, इट वॉज, हमने एक रूल पढ़ा था, इट इज और इट, भाई लिख लेना एक सेकेंड, क्या करते हो यार, फोटो खींच के ले जाना, लिख लेना, आप भी लिख रहे हो, आप भी मान नहीं रहे हो, मत करो ऐसा। दूसरा इट इज और इट वॉज वाला रूल हमने देखा था, इट इज और इट वॉज इशारा करने के लिए होता है, इंगित करने के लिए होता है, पॉइंट आउट या इंडिकेट करने के लिए होता है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि इसके बाद सब्जेक्ट आता है, चेक कर लेते हैं। इट वॉज, यहां सब्जेक्ट आना चाहिए, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, क्या आएगा भाई, अच्छा मैंने बताया था इससे रिलेटेड ही यहाँ पर आना चाहिए। खैर हैड तो दोनों सब में लगता है, हेड सब में लगता है, हैज और हैव होता तो चेक करते, मतलब इसमें क्या गलती थी ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5, इसके बारे में क्या पढ़ा था कि यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो तो फिर आगे जाके भी क्या आना चाहिए, वंस आना चाहिए, ठीक है, वंश नहीं वंस आना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है, हिज, यहाँ पर क्या जाएगा वंस, फिर वंश बना रहे हो तुम। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इट इज, फिर से इट इज से शुरू हुआ, इसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, आ रहा है क्या, ये तो सही है, लेकिन इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब देखो, आई के साथ इज आता है या एम आता है, तो यहां पर क्या आएगा, क्लियर है ये चीज। और उसके बाद यहां पर देखेंगे शी रन्स, मैंने बताया था एज डैश एज, हाँ वो दौड़ती है उतना तेज जितना वो, उतना जितना बताया था मैंने। लेकिन यहां पर मैंने बताया था आपको कि हिम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कौन आता है, सब्जेक्ट। भले अटपटा लगे आपको, ये सही है, मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, नहीं हो यकीन तो वही सर्च कर लेना। अब मैं क्या बोलूं, कहीं कहीं है सो है, किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये कभी इससे पहले, अच्छा गूगल कर लेना, गूगल पे तो विश्वास होगा। लगाओ चूना मुझे ही देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, वन, वन है तो आगे आपको ध्यान रखना है, वन वंस वन वंस वन वंस ऐसे ही आना चाहिए। आगे देखो मस्ट रेडी टू प्रोटेक्ट हर, क्या आना चाहिए, क्लियर है भाई। अब जिसको फोटो खींचनी है फोटो खींच सकता है मेरे साथ,
और जिसको लगता है कि मेरे साथ मतलब इसकी, और जिसको लगता है लिखना करेक्शन करना है उसको टाइम नहीं मिलेगा। फोटो खींचो जल्दी से, टाइम नहीं मिलेगा, खींच लेना। मोबाइल नहीं लाए तो इनसे शेयर करवा लेना, खींचो जल्दी खींचो। अब कभी भी इसकी फोटो खींचते ना गुड़िया, ऐसे खींचा करो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में नहीं खींचा करो। और दो तीन खींचा करो, सेंटर में पॉइंट करके नहीं। अब मेरे पास तो क्या चाइना का है तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं, मतलब थोड़ा सी सलाह दे दो, आपको उत्तर यूं मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि गलत ना है, हमारे इसमें तो साफ आती है भाई। चलिए भाई, क्लियर है, हो गया सभी को, इतना ध्यान रखना। उसके बाद रूल नंबर कितना था भाई? 6 हुए हैं वहां पर। रूल नंबर 7, ध्यान रखना क्या हुआ। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको समझना जरा ध्यान से। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट लिखना नहीं, मैं इसके लिए समय दूंगा, समझना लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यार इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन ठीक है। देखो, एक सब्जेक्ट में मोर देन वन नाउन आ सकता है, यानी एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है समझना, लिखना नहीं है बाबू। तो क्या होता है ध्यान रखना। मान लेते हैं दो नाउन है, एक हो गया नाउन वन और एक हो गया नाउन। क्लियर? अब ऐसी स्थिति में क्या है ना, इसको एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, अब समझना क्या है आपको कि ये जो है नाउन वन और ये जो है नाउन टू, आप मुझसे कोई मुझे बता सकता है ये दोनों अलग अलग हैं या एक व्यक्ति है? ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, क्योंकि दो नाउन है ना, यही चीज है ना। मैं कहता हूं सुनना, डायरेक्टर और टीचर, ये कितने व्यक्ति हैं? दो है ना, लेकिन किस आधार पर कह सकते हैं कि दो है? क्योंकि दो प्रोफेशन है, दो अलग अलग प्रोफेशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दो प्रोफेशन एक व्यक्ति रखता हो, ये भी तो हो सकता है। इसे इंग्लिश में कैसे दर्शाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आरएआई डायरेक्टर है और आरएआई टीचर है। अब इस बात को मैं कैसे कहूं? या मैं ये कहना चाहता हूं जो मुस्कान है वो डायरेक्टर और आर्या जो है वो टीचर है, इस बात को मैं कैसे कहूं? मैं कहता हूं कि डायरेक्टर और टीचर कहाँ आ रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दो व्यक्ति अलग अलग आ रहे हैं? सोचना इस बात। या फिर एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट का है जो एक ही व्यक्ति आ रहा है? समझ पाए इतनी बात मैंने कही, वो चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए? भाई व्यक्ति एक, उसके डेजिग्नेशन बहुत सारे हैं, या बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति और सबका एक एक डेजिग्नेशन। हम ऐसे में कैसे पता करते हैं कि वो एक व्यक्ति है या बहुत सारे? इसके लिए एक छोटा सा रूल लगता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो उसका नाम है, ये ट्रिक है, जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। आदमी, वाह। आदमी। तो ये चीज क्लियर है, समझ में आई? जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। कैसे? अब यहां पर भले मैं डायरेक्टर और टीचर लिख दूं, लेकिन ये अगर दोनों के साथ आर्टिकल आए
तो दो व्यक्ति, और दोनों के साथ, दोनों में से एक के साथ अगर आए तो वो एक ही व्यक्ति दोनों पद पे है। समझा रहा हूं, समझना। एक ही आर्टिकल आएगा, या तो ए आएगा, आर्टिकल समझते हैं ना क्या होता है? आर्टिकल बेटा ये होते हैं ए एन और द, इनमें से कोई भी लगेगा लेकिन एक ही लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अ डायरेक्टर और टीचर, इसको विद एग्जांपल समझा रहा हूं, उसको समझना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, कैसा लिख दिया इसी में समझ लो, मिटा दूंगा बाद में। जैसे मैंने लिख दिया टीचर और मैंने लिख दिया एंड मैंने लिख दिया डायरेक्टर। अच्छा, आप जैसा कह रहे थे कि ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश में इसे समझते कैसे हैं? तो इसे समझा जाता है आर्टिकल के माध्यम से, और आर्टिकल डैम श्योर लगा रहता है, हमेशा ध्यान रखना। और कहाँ लगा रहेगा? सबसे आगे वाले में लगा रहता है। अगर कैसे होगा? जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। आपको सेंटेंस में सिर्फ आर्टिकल गिनना है। कैसे? अगर मान लो यहां पर लगा हुआ है अ टीचर एंड डायरेक्टर, मतलब वो व्यक्ति एक ही है, जो टीचर है और वही डायरेक्टर, क्योंकि आर्टिकल कितना है? एक ही है। अगर ऐसा होता तो कितने आर्टिकल? तो ये टीचर अलग है और ये डायरेक्टर अलग है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि ये जो है अभी कितने व्यक्ति हैं, एक ही या दो? क्यों? कैसे पहचाना? क्योंकि आर्टिकल एक, डेजिग्नेशन दो है, जो वो व्यक्ति पजेस करता है। वही कौन है? टीचर। और वही कौन है? डायरेक्टर। अगर मैं दूसरा आर्टिकल लगा देता तो टीचर अलग, डायरेक्टर अलग। अभी इसमें व्यक्ति कितना है? अब ये सिंगुलर है, मतलब व्यक्ति तो एक ही है ना, डेजिग्नेशन वाले दो है। अगर सब्जेक्ट में ऐसा आए कि एक ही व्यक्ति दो डेजिग्नेशन, तीन डेजिग्नेशन पजेस करता हो, रखता हो, उसके तीन डेजिग्नेशन है, लेकिन व्यक्ति कितना है? एक है। तो भाई ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? सिंगुलर। हाँ या ना? समझ पा रहे हो या नहीं? यहां पर क्या आ जाए? या तो ए आ जाए, एन आ जाए, या द। ऐसी स्थिति में क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि ये दोनों डेजिग्नेशन एक ही व्यक्ति पजेस करता है, सिंगुलर है। और ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, मेन वर्ब भी सिंगुलर, और यहां प्रोनाउन क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। समझ में आई बात या नहीं? ठीक। अच्छा, इसमें एरर कहां देगा वो, मैं बताता हूं। एरर दे देगा वो, व्यक्ति एक ही बताएगा, हर चीज सही देगा। यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन देगा, हर चीज बढ़िया दे देगा। गलती कर देगा वो आर्टिकल लगाने में। आर्टिकल लगा देगा वो दूसरे वाले में, पहले वाले में नहीं। आप कहोगे सर ने तो बताया एक आर्टिकल, यानी जितने व्यक्ति उतने आर्टिकल। तो एक आर्टिकल आया मतलब ये जो है टीचर और डायरेक्टर दोनों एक है, क्योंकि ये तो सेकंड वाले में लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ना आर्टिकल पहले वाले में लगाना है। अगर वो व्यक्ति एक ही है ना, लगेगा पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं। या तो फिर ऐसा होना चाहिए अ डायरेक्टर एंड टीचर, ये गलत माना जाता है फॉर्मेट। अंडरस्टूड? सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में। और अगर दोनों हैं तो फिर दोनों में लगेगा। समझ में आई ये बात? क्लियर है सभी को? ठीक। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या था? कैसे पहचानते हैं कि वो व्यक्ति एक है या दो है? एक ही तरीका है, कौन सा? जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। आर्टिकल कौन होते हैं? ए एंड द। ए एंड द में कोई भी लगे, डेजिग्नेशन के आगे, अगर नाउन के आगे एक में लग गया, एक में नहीं लगा, तो समझ जाना कि वो एक व्यक्ति है। यदि एक है तो वो कैसा है? सिंगुलर। और वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन कैसा होगा? सिंगुलर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बताइए, वो डायरेक्टर पुरुष है या महिला? अब ये कैसे पता करें? मैंने कह दिया डायरेक्टर, आ रहा है या आ रही है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूं डायरेक्टर इज कमिंग, अब बताओ कि वो पुरुष है या महिला? क्योंकि ये जो लगता है वो जेंडर के आधार पर लगेगा। अगर पुरुष होगा तो क्या लगेगा? हिज, ध्यान रखना। और महिला होगी तो हर। इट तो लगता है नॉन लिविंग थिंग में, इट तो आने से रहा। अब सोचने वाली बात है कि यहां पर हिज आएगा कि हर, क्योंकि डायरेक्टर और टीचर में पता नहीं चल रहा कि कौन है, पुरुष है या महिला। भाई टीचर तो हमें भी कहा जाएगा, चाहे एक फीमेल हो या मेल हो, टीचर तो दोनों को कहते हैं, क्योंकि कॉमन जेंडर है, मैंने पढ़ाया आपको।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम कैसे पता करें सेंटेंस में लिखा हुआ वाक्य में जो डायरेक्टर और टीचर है वो पुरुष है या महिला, कैसे पता करें? सोचने वाली बात है। जैसे हमें व्यक्ति पता नहीं चल रहा था कि एक है या दो। अच्छा, एक व्यक्ति को पता करना है तो कैसे पता करते हैं? जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। ये आर्टिकल लगता कहाँ है, सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में? अच्छा, तो अगर ये एक ही लगा है तो मतलब वो दो या तीन पद लिखे हैं तो वो एक ही व्यक्ति के है व्यक्ति। लेकिन मान लो तीन पद लिखे और दो आर्टिकल हैं, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति दो है, पद तीन है। समझ पा रहे हो ना? तो जिसमें पहले वाला है जिसके साथ लगा है सो लगा है, जिसमें दूसरे वाले में और तीसरे वाले में नहीं लगा ना, तो ये दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा हो तो ऐसी स्थिति में तो मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करें कि जब पता ही नहीं चले कि वो पुरुष है या महिला है, तो समझो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में बताया ना जाए, स्पेशली ना बताया जाए या पता ना चले, डायरेक्टर सुनने के बाद आपको पता चल रहा है महिला है या पुरुष नहीं, तो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या समझना है? हिज, हमेशा। लेकिन अगर वहां पर उन्होंने स्पेशली बताया कि वो आई, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, इंडिकेशन आपको बता देंगे कि वो महिला का है, तब जाकर आप क्या करना, हर लगाना, अन्यथा हमेशा क्या लगेगा? हिज लगेगा। समझ में आया? और इंग्लिश के केवल इसी रूल में नहीं, हमेशा जब कभी, अब मैंने बोला एवरीवन, एवरीवन के बाद हिज आएगा कि हर आएगा? एवरीवन से पता चल रहा है कि कौन कौन है, लड़की है या लड़का है? ईच से पता चल रहा है कि वो लड़की है या लड़का है? नहीं पता चल रहा, तो हिज लगाओ। और उसमें स्पेशली लिखा हुआ है तो फिर क्या लगाओगे? हर। फीमेल का बताया जाएगा, मेल का नहीं बताया जाएगा, सो आपको वहां पर लिखना होगा हिज, हमेशा हिज लगा रहा। ये बात क्लियर है भाई? चलो, अब मुझे बताओ इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी इसी रूल की, जो मैं रूल कम कर दे रहा हूं लेकिन कंडीशन इसी में बता रहा हूं। ये तो हो गई कंडीशन ए, एक कंडीशन हो गई बी, और वो दूसरी कंडीशन क्या होगी समझो। दो नाउन है, एक नाउन वन एंड से जोड़ा गया और नाउन टू। ऐसी स्थिति में क्या होगा? नाउन वन ये, नाउन टू ये। अगर मान लीजिए यहां पर कोई भी आर्टिकल आ जाए, ए इधर भी आ गया, ए इधर भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में ये कितने हैं भाई? ये हैं दो। प्लूरल हो गया ना? अगर ये प्लूरल हो गया तो आपको सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, मेन वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल। लेकिन सोचने वाली बात है सर यहां क्या आएगा फिर? ऐसी स्थिति में यहां क्या आएगा? ऐसी स्थिति में यहां क्या आएगा? यहां तो पता चल ही गया, लेकिन यहां क्या आएगा? तो जब बहुत सारे होते हैं ना, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमेशा ध्यान रखना यहां आता है देयर। क्या आता है? देयर। जब बहुत सारे होते हैं तो देयर, क्योंकि यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? एक और दो। जब प्लूरल आता है तो वहां देयर आता है। जब सिंगुलर होता है और उसमें पता ना चले जेंडर कौन है, तो मेल आएगा, हिज आएगा। पता चल जाए तो हर आएगा। ये दो रूल एक साथ मैंने आपको बताए। लिखना है लिखिए, फोटो खींचना फोटो खींचिए। जल्दी लिखिएगा प्लीज। कितने रूप? 7। पर्सनल प्रोनाउन तो पूरा कंप्लीट कर ही दें।
लिखें उदाहरण, मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ, लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल्स। A clerk and cashier, a clerk and cashier, clerk and cashier, ऑप्शंस दिए इस बार मैंने, कोशिश कीजिएगा कि हो जाए, कर पाओ। अब आपको ढूंढना नहीं है, आपको ऑप्शंस ढूंढने, जो ऑप्शंस में मैंने दिए हुए, इज आर, हिज आर, इट्स, देयर, वन। क्लियर है? ठीक है, 2 4 5 मिनट तो चलेगा ना, कि मन से निकल रहा है, जाऊं? मन में कह रहा है नहीं सर निकल जल्दी। चलिए, इसका देखिएगा भाई, आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रखना है इसमें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, वही लगाना और कुछ भी नहीं करना। एक आर्टिकल, एक व्यक्ति, दो आर्टिकल, दो व्यक्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल यदि एक व्यक्ति का है तो पहले लगेगा, दूसरे वाले में नहीं लगेगा। ये बात क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। क्या लिखा हुआ है? अ क्लर्क, नाउन वन, कैशियर। कितने आर्टिकल है भाई? एक मिनट, दोनों ही लाल कर दूं। अ क्लर्क और कैशियर, आर्टिकल कितना है? तो व्यक्ति कितना है? अगर वो सिंगुलर है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। इज और आर में कौन होगा भाई? इज। और मैंने आपको बताया क्लर्क और कैशियर, पता चल रहा है जेंडर कौन सा है इनका? जेंडर क्या पता चल रहा है? महिला है, पुरुष है, बहुत सारे लोग हैं। ऑब्वियसली ये तो पता चल गया कि ये दोनों क्या है भाई? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर में ना ये तो नहीं आता, ये हमेशा प्लूरल के लिए बना है। अब बचे हमारे पास दो, हिज और हर। जेंडर में हमने अभी पढ़ा है कि हिज तब आता है जब जेंडर मेंशन ना हो। मेंशन किया, पता चल रहा है कि महिला के बारे में बात है या पुरुष, नहीं पता चल रहा, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? हिज लगाएंगे, हर भी नहीं आएगा। दूसरे वाले में देखो, अ क्लर्क एंड अ केशियर, ये कितना हो गया? एक। ये दूसरा आर्टिकल, तो व्यक्ति कितने हैं? दो। इंग्लिश में कोई भी चीज अगर दो होती है, दो से ज्यादा होती है तो क्या होती है? प्लूरल। अब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, यानी यार आएगी। और उसके बाद यदि आप नोटिस करें, अगर प्लूरल है क्या लगेगा भाई? देयर लगेगा। यानी क्या जाएगा? ना हिज आएगा ना हर आएगा, भले जेंडर मेंशन हो या ना हो, आएगा कौन? देयर। डन है?
समझ में आया? उम्मीद करता हूं इसे आप बहुत जल्दी भूलेंगे। अभी घर पहुंचते पहुंचते, मतलब मैं जाऊं उसके बाद दूसरी क्लास होगी ना, उसके बाद तो भूल जाओ, ऐसा मैं चाहता हूँ। देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है तो बहुत अच्छा, तो सोच रहा हूँ बता ही जाऊं तो ये पूरा पर्सनल हो जाएगा खत्म। तो रूल नंबर कौन सा आएगा दोस्त? तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8। थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और झेल लो, मन में पत्थर रख लो, सिर्फ लास्ट है। करा इसलिए रहा हूं क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन फिर अपना खत्म हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा नहीं झेलने दूंगा मैं आपको। चल, देखो दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन में आप क्या समझना उसे समझो। पहली चीज, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। कैसी कंडीशन है? तो ऐसी है दोस्त, देखो अगर किसी सेंटेंस में हम पॉजिटिव पॉजिटिव से शुरू करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आए, छोड़ो अभी तो एक चीज समझाता हूं तुम्हें, और एक आएगा नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब? देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, बाकी जो भी आता है सो आता है। आएगा, उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऐसा ही इसमें होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बीच की चीज मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वो आपको पता है क्या है, वही आना है। हे राम। ठीक, ये चीज क्लियर है, ये तो पता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बची है जो मैंने लिखी नहीं। ऐसा क्यों लिखा? अभी तक आप समझते आए हैं कि एक चीज ध्यान रखना, ध्यान रखना, कुछ बच्चे सुन नहीं रहे हैं, ध्यान कहाँ से रखेंगे? देखो, जैसा आपने नोटिस किया है यहाँ पर सर आया आता है, कभी यू आता है, या कभी ही आ जाता है, कभी शी आता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, कभी मी आता है, कभी अस आता है, या फिर कभी यू, या फिर कभी हिम, ऐसे आता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, अगर ये मान लो कि सब एक साथ आ जाएं फिर क्या हो? अभी तो एक एक आते थे, आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की टेबल निकालो। समझो, उसमें देखो पर्सन लिखे, पर्सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी तक तो हम ऐसा लिखते थे या फिर आ ही आ जाए, या आ ही नहीं आता तो यू आ जाता है, या फिर दे आ जाता है। लेकिन ऐसा समझो, अगर इसे मैं कहूं ऐसे, आई, सेकंड पर्सन भी लिख दिया, और ही शी में से। इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग अभी ऐसा लिखते आ रहे थे कि प्रोनाउन में केवल एक ही लिखते थे। अगर मान लेते हैं रियल लाइफ में अगर ऐसा हो, मैं, ये और ये, हम तीन लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं मैं, तुम और वो, मैं ये कहता था हम लोग। तो हम उसके लिए क्या लगा देते? वी, यानी एक ही प्रोनाउन आता था। लेकिन मान लो ऐसा हो कि मुझे तीनों पर्सन के प्रोनाउन अलग अलग बताने हो, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी। ऐसे में कैसा सीक्वेंस होना चाहिए? क्या पहले आई आएगा, फिर यू आएगा, फिर ही आएगा? या फिर ऐसा होएगा यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर आई आएगा? या फिर ऐसा होगा ही आएगा, फिर आई आएगा, फिर यू आएगा? अगर मैं कहूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, तुम और वो, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तुम, वो और मैं होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए वो, मैं और तुम होना चाहिए, या फिर मैं, तुम और वो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वैसे तो यही होना चाहिए ना।
मैं, तुम और वो, लेकिन ये गलत है। सही सीक्वेंस क्या होता है इसके आधार पर समझना। अब इसका, इस नियम का नाम क्या है कि इफ ऑल प्रोनाउंस, सॉरी, इफ ऑल पर्सन्स प्रोनाउन कम्स टुगेदर, यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो क्या करना है। तो इसमें देखो आपको सीक्वेंस लिखे हुए हैं, कौन कौन से सीक्वेंस है, 1 2 3। अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आ रहा है, मतलब कोई अच्छा काम है या कोई बढ़िया काम है, या फिर यूं समझ लीजिए पॉजिटिव को कि सेंटेंस में कोई अपराध, कोई गलती, कोई सजा, कोई पनिशमेंट, कोई कबूलनामा, अगर ऐसा नहीं दर्शाया जा रहा तो वो वाक्य आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ऐसे में ध्यान रखना जो पर्सन का सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1, यानी इसे हम कहते हैं 231। पहले कौन आएगा, यू, फिर कौन आएगा, या तो ही, या तो शी, या फिर इट, और लास्ट में कौन सा पर्सन आएगा, आई। अच्छा ये कितने लोग हो गए, तीन, तीन हो गए, तो यहां पर दोस्त एम मत लगाना, यहां क्या आएगा, हमेशा आर। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गए। अंडरस्टूड। तो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, जब वहां पर पॉजिटिव सेंस शो होगा। लेकिन मान लीजिए वहां पर नेगेटिव सेंस हो, तो नेगेटिव सेंस में कौन, जिसने मूवी देखने का प्लान बनाया था, अब वहां पर कुछ हो गया, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, इसी ने, यानी वही सीक्वेंस होगा, कौन सा, 1 2 3। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड बाद में, और थर्ड लास्ट में, यानी आई, उसके बाद यू, और उसके बाद आ जाएगा या तो ही, या तो शी, या फिर क्या आएगा बेटा, इट। अच्छा यहां पर हम सोचेंगे कि क्या आएगा, इज आएगा, लेकिन इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। क्यों, क्योंकि कितने हैं, प्लूरल है। इनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ प्लूरल लगते हैं, क्योंकि ये दो से ज्यादा व्यक्ति हैं। समझ पा रहे हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं, तुम और वो हैं, तो हम एक से ज्यादा ना, इस वजह से। समझ में आया, क्लियर है ये चीज। चलो इस रूल को अभी लिखना है, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ उसको लिखो, इसको लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, लेकिन एग्जाम्पल लिख लो। इस रूल का नाम 1 2 3, जिसमें अगर अपराध वगैरह जताया जाए, कोई सजा हो, तो उसको 1 2 3 में, और जिसमें अगर इसमें एरर, गलतियां कहाँ कहाँ पकड़ने को मिलेगी, एक तो सीक्वेंस गलत करेगा, दूसरा यहां पर सोचोगे आई के हिसाब से एम आएगा, ऐसा नहीं है, इसके हिसाब से नहीं आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। अगर यहाँ हैज और हैव की बात होती तो कौन आता, हैज और हैव की बात होती तो कौन आता, हैव आता। समझ में आया, क्लियर है ये चीज। चलो एग्जाम्पल बोलूं, इतनी जगह छोड़ो, एग्जाम्पल लिखो, लिखो, लिखोगे कि यू, ही, यू, ही एंड आई, you, he and I has oblique have made a blunder, made a blunder, blunder की स्पेलिंग BLUNDER, ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर को कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी गलती, भूल चूक होना, गलत काम कर देना कुछ गलती से, ऐसे बहुत बड़ी गलती को कहते हैं, बहुत बड़ी चूक। सो क्या बोला था, यू, ही एंड आई हैव ऑब्लिक हैज मेड अ ब्लंडर। अच्छा एक चीज और गलती होगी मुझसे, मैंने जो आपको ये बताया था ना, यू, ही एंड आई, है ना, इसी के नीचे ऐसे अंडरलाइन करो और लिखना आई, यू एंड ही, ऐसे। इन दोनों में से ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, ठीक है। एक और लिखो, एक और लिखो, लिखिएगा शी एंड यू, शी एंड यू, शी एंड यू, ऑब्लिक
स्लैश शी एंड यू ऑब्लिक करिएगा, उसके बाद लिखिएगा शी एंड यू बोला है ना मैंने, उसके बाद लिखिएगा यू एंड शी, यू एंड शी। उसके बाद लिखिएगा हैव ऑब्लिक हैज, हैव ऑब्लिक हैज कमिटेड दिस क्राइम, जल्दी लिखो, कमिटेड दिस क्राइम। एक और लिखो, I, comma you and she attend oblique attends, attend oblique attends, attend oblique attends the class, the class every day। मैंने उसके ऑप्शंस नहीं दिए क्या, सब्जेक्ट के ऑप्शंस नहीं दिए? क्या बोला था मैंने? आई यू एंड शी, एक लिखिएगा यू कॉमा आई, उसी के नीचे यू कॉमा आई, जस्ट अ मोमेंट, यू शी एंड आई, यू शी एंड आई। चलो देखो इसे करो, जल्दी करो, क्लास हो गया क्योंकि टाइम, और सर भी आ गए शायद। कौन सी क्लास है अभी? हाँ सर भी आ गए ना। इसको नहीं लिखना है दोस्त, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसे कीजिए। कर लिया सभी ने? क्या होगा बताओ? फर्स्ट वाला क्या है? नहीं क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, यू ही एंड आई हैज ऑब्लिक हैव मेड अ, मेड ब्लंडर। बहुत बड़ी गलती होती है ना, बहुत बड़ी चूक होती है, उसे ब्लंडर कहते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आपको क्या लगाना है, 1 2 3, 1 2 3 यानी क्या होना चाहिए, आई यू एंड ही। उसके बाद हैव आना कि हैज आना, हमेशा प्लूरल ही आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वाले में शी एंड यू, यू एंड शी हैव हैज कमिटेड दिस क्राइम, क्राइम आ रहा है, अपराध आ रहा है, वहां पर करते हुए बताया जा रहा है, तो क्या आएगा वहां पर, 2 3 1, यानी शी एंड यू या यू एंड शी, यू एंड शी। उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नेक्स्ट है आई यू एंड शी, या फिर यू शी एंड आई अटेंड और अटेंड्स द क्लास एवरीडे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव के हिसाब से क्या आएगा, अच्छा अटेंड या अटेंड्स, हाँ क्यों आती है ये, कोई कर देता है ऐसा क्यों, अटेंड से या अटेंड है, बिना एस या एस, बिना इसका आएगा ना भाई, प्लूरल आएगा ना, ठीक है, अटेंड आएगा, अटेंड्स नहीं आएगा। सो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के पूरे रूल्स कंप्लीट है, पर्सनल प्रोनाउन एक्सप्लेन किया मैंने, 9 के 9 पूरे एक्सप्लेन किए, प्रोनाउन कहाँ आता है वो बताया मैंने। इसी के साथ घर पर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, पढ़े रहना। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम।